नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। शिवसेना यूबीटी नेता आदित्य ठाकरे ने महाराष्ट्र में वोट चोरी के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक की चेतावनी दी है। मुंबई में इंडिया टुडे कार्यक्रम में आदित्य ने कहा कि जैसे राहुल गांधी ने वोट चोरी हाइड्रोजन बम की बात की, वैसे ही उनकी पार्टी भी मतदाता सूची में कथित गड़बड़ी के सबूत जनता के सामने लाएगी। उन्होंने 2019 और 2024 के विधानसभा और लोकसभा चुनावों में मतदाता सूची में बड़े पैमाने पर हेराफेरी का दावा किया और 1 करोड़ नए मतदाताओं के अचानक जुड़ने को बीजेपी के पक्ष में बताया। आदित्य ठाकरे ने कहा कि चुनाव आयोग को पहले ही शिकायत भेजी गई थी और जल्द ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में सबूत पेश किए जाएंगे। एक्सपोज के समय के बारे में और सवाल किए जाने पर उन्होंने कहा कि हम सर्जिकल स्ट्राइक के समय के बारे में खुलासा नहीं कर सकते। उन्होंने आगे कहा कि हमने पिछले साल चुनाव से पहले ही अचानक बढ़े वोटरों, गायब वोटरों और बूथ मैनेजमेंट में गड़बड़ी के बारे में चुनाव आयोग को पत्र लिखा था। हम जल्द ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। लद्दाख में राज्य का दर्जा देने की मांग को लेकर बुधवार को हुए हिंसक प्रदर्शन के बाद जलवायु कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने गुरुवार को केंद्र को चेतावनी दी कि उन्हें जेल में डालने से सरकार के लिए मुश्किलें बढ़ सकती हैं। वांगचुक ने कहा कि उन्हें पब्लिक सेफ्टी एक्ट यानी पीएसए के तहत गिरफ्तार करने की तैयारी है, लेकिन ऐसा करना हिंसा की जड़ से ध्यान भटकाने जैसा होगा और समस्या का समाधान नहीं करेगा। उन्होंने हिंसा के पीछे क्षेत्र में बेरोजगारी, अधूरे वादों और युवाओं में हताशा को जिम्मेदार ठहराया। वांगचुक ने आरोप लगाया कि सरकार लद्दाख के राज्य, आदिवासी दर्जा और पर्यावरण संरक्षण की मांगों पर गौर नहीं कर रही है और शांति बहाल करने की बजाय बलि का बकरा बनाने की रणनीति अपना रही है। लद्दाख में राज्य का दर्जा और संविधान की 6ठी अनुसूची की मांग को लेकर चल रहे आंदोलन के बीच प्रसिद्ध क्लाइमेट एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक सरकार के निशाने पर आ गए हैं। सीबीआई ने उनके और उनकी संस्थाओं HIAL और सेकमॉल के खिलाफ FCRA नियमों के कथित उल्लंघन की प्रारंभिक जांच शुरू की है। गृह मंत्रालय की शिकायत के आधार पर यह कार्रवाई की गई, जिसमें विदेशी फंडिंग के दुरुपयोग का आरोप लगाया गया है। वहीं वांगचुक ने आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि उनकी संस्थाएं विदेशी फंडिंग पर निर्भर नहीं हैं और वे ज्ञान निर्यात से राजस्व अर्जित करते हैं। इस बीच लेह में हालिया हिंसक प्रदर्शनों में 4 लोगों की मौत और 80 से अधिक लोग घायल हुए। गृह मंत्रालय ने इन घटनाओं के लिए वांगचुक के बयानों को जिम्मेदार बताया, जबकि उन्होंने हिंसा की निंदा करते हुए इसे आंदोलन के लिए हानिकारक बताया। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार विजेता वांगचुक को आइस स्टूपा जैसी तकनीक और शिक्षा के क्षेत्र में योगदान के लिए जाना जाता है, लेकिन अब उन्हें सरकारी जांच और आंदोलन की चुनौतियों से जूझना पड़ रहा है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने लद्दाख में हुए हालिया प्रदर्शनों पर चिंता जताते हुए केंद्र सरकार से तुरंत बातचीत करने और समाधान निकालने की अपील की है। अब्दुल्ला ने कहा कि लोग पिछले 5 सालों से शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहे थे, लेकिन भूख हड़ताल और अनसुनी शिकायतों के चलते हिंसा भड़की। उन्होंने चेतावनी दी कि लद्दाख सीमावर्ती इलाका है और चीन पहले से ही हमारी जमीन पर कब्जा किए हुए है। ऐसे में अशांति देश के लिए खतरनाक हो सकती है। फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि बेरोजगारी और बाहरी लोगों की नियुक्ति से स्थानीय युवाओं में गहरी नाराजगी है। उन्होंने जोर दिया कि हिंसा रोकने और शांति बहाल करने की जिम्मेदारी केंद्र सरकार की है। लद्दाख को राज्य का दर्जा देने की मांग को लेकर लेह में हुए हिंसक प्रदर्शनों के बाद कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस यानी KDA ने गुरुवार को कारगिल बंद का आह्वान किया। KDA ने प्रशासन पर बदले की कार्रवाई करने का आरोप लगाते हुए कहा कि शांतिपूर्ण समाधान की बजाय प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाई गई, जिसमें 4 लोगों की मौत हुई, 12 गंभीर रूप से घायल हुए और 40 अन्य जख्मी हुए। KDA नेताओं ने बिना कारण हिरासत में लिए जा रहे लोगों की रिहाई और सरकार से समझदारी से कदम उठाने की मांग की। इस बीच जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की और केंद्र से बातचीत शुरू करने का आग्रह किया। फिलहाल लेह में कर्फ्यू जारी है और हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं। लद्दाख हिंसा के लिए केंद्र सरकार ने सीधे तौर पर एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक को जिम्मेदार ठहराया है। सोनम वांगचुक लद्दाख में राज्य का दर्जा और 6ठी अनुसूची की मांग को लेकर चल रही भूख हड़ताल पर थे। वह शांतिपूर्ण आंदोलन चला रहे थे, लेकिन बुधवार को हिंसा भड़कने के बाद उन्होंने प्रदर्शनकारियों पर नाराजगी जताई और हिंसा के विरोध में अपनी भूख हड़ताल खत्म कर दी। वांगचुक ने हिंसा की निंदा की और शांति की अपील की। इस बीच केंद्र सरकार ने देर शाम को जारी एक बयान में कहा कि इस हिंसा के लिए क्लाइमेट एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक जिम्मेदार हैं। गृह मंत्रालय ने दावा किया कि वांगचुक ने अरब स्प्रिंग और नेपाल के जैनसी आंदोलनों का जिक्र किया और उनके भड़काऊ भाषणों ने भीड़ को भड़काया।
इसके कारण तोड़फोड़, आगजनी और पुलिस के साथ हिंसक झड़पें हुई। कर्नाटक हाईकोर्ट ने राज्य सरकार द्वारा कराए जा रहे सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण, जातीय सर्वेक्षण में हस्तक्षेप की याचिकाएं खारिज कर दी हैं। कोर्ट ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि सर्वेक्षण में भाग लेने वालों का डेटा गोपनीय रखा जाए और प्रतिभागियों को बताया जाए कि उनकी भागीदारी स्वैच्छिक है। यदि कोई हिस्सा नहीं लेना चाहे तो उसे बाध्य नहीं किया जाएगा। कोर्ट ने कहा कि आयोग एक कार्य दिवस में डेटा की सुरक्षा के लिए उठाए गए कदमों का हलफनामा दाखिल करे। कर्नाटक सरकार ने अदालत में कहा कि यह सर्वेक्षण जातीय जनगणना नहीं बल्कि सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक डेटा संग्रह है और राज्य की विधायी शक्ति के तहत आता है। वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने बताया कि यह कदम पिछड़े वर्गों के कल्याण और नए आंकड़ों की आवश्यकता के लिए जरूरी है। सर्वेक्षण 22 सितंबर से शुरू हुआ और 7 अक्टूबर तक समाप्त होने की उम्मीद है। दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली दंगों के आरोपी और पूर्व आम आदमी पार्टी पार्षद ताहिर हुसैन की नियमित जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। ताहिर हुसैन को पार्टी से निलंबित भी किया गया था। यह मामला 2020 के उत्तर पूर्वी दिल्ली दंगों से जुड़ा है, जिसमें आईबी अफसर अंकित शर्मा की हत्या हुई थी। हुसैन की ओर से बीते दिसंबर में भी जमानत याचिका दायर की गई थी, लेकिन फरवरी में इसे वापस ले लिया गया और फिर ट्रायल कोर्ट में दोबारा दायर करने का निर्णय लिया गया। 12 मार्च को ट्रायल कोर्ट ने याचिका रद्द कर दी। इसके बाद हुसैन ने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, लेकिन याचिका खारिज कर दी गई। हुसैन 5 साल से जेल में हैं। यह केस अंकित शर्मा के पिता की शिकायत पर दर्ज एफआईआर से जुड़ा है। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने गुरुवार को नोएडा में भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि सरकार ने पंचायतों से अधिकार छीन लिए हैं और किसानों से जमीन छीनकर विकास कर रही है। उन्होंने कहा कि अमेरिका द्वारा लगाए गए नए टैरिफ के कारण व्यापारियों को नुकसान हो रहा है, लेकिन सरकार ने इसका कोई समाधान नहीं किया। अखिलेश यादव ने ग्रेटर नोएडा में यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो का हवाला देते हुए किसानों और व्यापारियों की समस्याओं पर सरकार की अनदेखी पर चिंता जताई। उन्होंने भरोसा दिलाया कि भविष्य में उनकी मांगों को पूरा करने के लिए पार्टी किसानों के साथ खड़ी रहेगी और सर्किल रेट बढ़ाकर उन्हें बाजार मूल्य दिलाया जाएगा। उन्होंने वाराणसी और अंबेडकर नगर में प्रदूषण और सीवेज व बायोमेडिकल ट्रीटमेंट प्लांट के कारण स्वास्थ्य सुरक्षा के भी मुद्दे उठाए। शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की वेब सीरीज को लेकर पूर्व एनसीबी ऑफिसर समीर वानखेड़े ने दिल्ली हाईकोर्ट में मानहानि का मुकदमा दायर किया है। समीर वानखेड़े ने यह मुकदमा अभिनेता शाहरुख खान और गौरी खान के स्वामित्व वाली रेड चिलीज एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड, ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स और अन्य पक्षकारों के खिलाफ दायर किया है। वानखेड़े का आरोप है कि रेड चिलीज द्वारा निर्मित और नेटफ्लिक्स पर प्रसारित की गई वेब सीरीज बैट्स ऑफ बॉलीवुड में झूठा, दुर्भावनापूर्ण और मानहानि वाला कंटेंट प्रस्तुत किया गया है। इस याचिका में समीर वानखेड़े ने 2 करोड़ रुपए के हर्जाने की मांग की, जिसे टाटा मेमोरियल कैंसर हॉस्पिटल में कैंसर मरीजों के इलाज के लिए दान करने का प्रस्ताव रखा गया है। दरअसल इस वेब सीरीज में एक किरदार को दिखाया गया है जो एनसीबी अफसर समीर वानखेड़े जैसा दिखता है और जो बॉलीवुड के लोगों के पीछे पड़ा रहता है। इस किरदार की सोशल मीडिया पर सीरीज रिलीज होने के बाद काफी चर्चा हो रही थी। गौरतलब है कि 4 साल पहले 2 अक्टूबर 2021 को समीर वानखेड़े ने एनसीबी टीम के साथ मुंबई के कॉर्डेलिया क्रूज शिप पर छापेमारी कर आर्यन खान समेत 20 लोगों को गिरफ्तार किया था। उस समय वानखेड़े पर आरोप लगा था कि उन्होंने ड्रग्स मामले में गिरफ्तार आर्यन खान को छोड़ने के बदले 25 करोड़ रुपए की रिश्वत वसूलने की साजिश रची थी। उत्तराखंड में अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यानी यूकेएसएसएससी की भर्ती परीक्षा में कथित पेपर लीक के आरोपों ने पूरे राज्य को हिलाकर रख दिया है। परीक्षा के एक दिन बाद ही 3 पन्नों का प्रश्न पत्र ऑनलाइन वायरल हो गया, जिसके बाद बेरोजगार संगठनों और युवाओं ने सरकार के खिलाफ जोरदार विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिए। देहरादून के परेड ग्राउंड पर सैकड़ों युवा धरने पर बैठे हुए हैं, जबकि बेरोजगार संगठन ने राजधानी में मार्च का आह्वान किया है। इस बीच मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इसे नकल जिहाद करार देते हुए सख्त चेतावनी जारी की। सीएम धामी ने कहा कि कोचिंग माफिया और नकल माफिया मिलकर राज्य में नकल जिहाद चला रहे हैं। क्षेत्र में अराजकता फैलाने की कोशिश हो रही है। उन माफियाओं और जिहादियों को चेतावनी है कि जब तक माफिया का खात्मा ना हो हम चैन से नहीं बैठेंगे। वहीं छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं और पेपर चोर गद्दी छोड़ के नारे भी लगा रहे हैं। अभी के लिए इतना ही। बाकी की देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्य हिंदी के साथ।